हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी जेएमआई एमबीए में जो क्वांट्स के पीवाईक्यू आए हुए हैं वो हम कर रहे हैं। हमने 2025 में जो जेएमआई एमबीए में क्वांट्स के क्वेश्चंस आए हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 2024 में जो हमारे केट के भी पीवाईक्यू हैं, मींस हमारे जो 2024 में जो पेपर बना था उसमें सारे ही क्वेश्चन क्वांट्स के और एलआरडीआई के वो सारे केट के हमारे पीवाईक्यू थे। सो अब हमारा पहला क्वेश्चन है और ये आज के हमारे सारे क्वेश्चन आपको केट के पीवाईक्यू है तो थोड़े टफ भी लगेंगे और आप इसी को आराम से समझें और इन्हें ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 9 की पावर 2x माइनस 1 81 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू हमारा 1944 है। सो इसे कैसे सोल्व करेंगे हम, जैसे कि ये हमारा इसे हम यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, मैं यहाँ पर इसे लिख लेता हूँ। यहाँ पर हम इसे 2x और ये आपको मैंने जैसे आपको समझाया था, क्या समझाया था कि जैसे मैं पहले यहाँ पर पहले -1 माइनस और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर x माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ ना, सही है। सो यहाँ पर ये इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2x माइनस के 2, सही है। 2x माइनस के 2 इक्वल टू 1944, सही है। अब इसके बाद इसे कैसे सोल्व करेंगे, अब हम जैसे यहाँ पे जो पावर जाती है माइनस के 1 या यहाँ पर माइनस के 2, ये जो पावर ऊपर जाती है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मेरा किसी भी नंबर के अगर यहाँ पर 1/9 लिखा है तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 9 की पावर -1 ऐसे लिख सकता हूँ ना। सो मैं इसे यहाँ पर अपने नीचे ही ले आता हूँ 9 की पावर 2x, ये तो प्लस वाली है जो वो तो ऊपर रखता हूं और जो ये माइनस वाली है इसे मैं नीचे यहां पर ले आऊंगा, सही है। ये ऐसा आ जाएगा इक्वल टू माइनस और यहां पर क्या होगा 9 की पावर 2x माइनस यहां पर क्या है 9 का स्क्वायर है, मींस 9 की पावर 9, जैसे यहां पर 9 की पावर 2 हो तो ऊपर क्या लिख दूंगा मैं 9 की पावर माइनस के 2। सो यहां पर इसे मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर इसे मैं 9 का स्क्वायर, सही है 9 का स्क्वायर और इक्वल टू क्या चल रहा है मेरा 1944। अब इसे कैसे, अब मैं 9 की पावर 2x को कॉमन ले लूंगा यहाँ से 1 माइनस 9 और 1/9 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 81, सही है। इक्वल टू क्या चल रहा है मेरा 1944। अब यहाँ पर इसे कैसे सोल्व करेंगे हम 9 की पावर 2x ही रखेंगे और यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा 81 अपॉन यहाँ पर क्या जाएगा 9 माइनस 1, सही है इक्वल टू 1944। अब यहाँ पर क्या बचेगा 9 का इसको 9 की पावर 2x इंटू यहाँ पर क्या होगा 8 अपॉन 81 इक्वल टू 1944। अब जब मैं इसे 8 से इसे डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 8 से इसे मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा, यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 8 2 जो 1944। अब हम जब इसे 8 से डिवाइड करेंगे, सो 8 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा हमारा 243, सही है। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे 8 से हम 1944 को तो हमारा क्या आएगा 243। सो अब हमारा बचा गया 9 की पावर 2x इक्वल टू यहाँ पर मैं 81 को भी इधर ले आऊंगा और ये 243 और इंटू 81, सही है। अब ये जो हमारा 243 है, अब इसे जो होता है हमारा जैसे 243 जो है हमारा क्या आएगी है 3 की पावर 5 है। जैसे आप 3 की मल्टीप्लाई 3 इनसे करते रहेंगे, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कितने 5 टाइम करेंगे यहाँ पर। सो जब ये 3 की मल्टीप्लाई 5 टाइम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 243 आएगा। अब और हमारा जब 4 टाइम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 81 आएगा, सही है। तो यहाँ पर ये क्या होगा हमारा 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4, सही है। ये हमारा 3 की पावर 4 है, ये हमारा 3 की पावर 5 है, दोनों बीच में मल्टीप्लाई है तो मैंने बीच में प्लस लगा दिया है। और यहाँ पर इसे ये क्या करूंगा मैं, यहाँ पर 9 है तो 9 क्या होता है मेरा 3 का स्क्वायर होता, क्योंकि मुझे दोनों जगह सेम मुझे वैल्यू का फाइंड करनी है x की। सो मुझे यहाँ पर क्या दूंगा मैं 9 का स्क्वायर, 9 की जब यहाँ पर 9 का क्यूब वो है तो मैं यहाँ पर 9 की पावर 4x कर दूंगा, 3 की पावर 4x कर दूंगा, सही है। अब क्या बचेगा मेरा, देखो अब यहाँ से आप चेक करेंगे तो 3 और 3 दोनों बेस की सेम है। सो जब बेस सेम है तो इनकी दोनों की पावर सेम हो जाएंगी। पावर क्या बची मेरी, पावर क्या है मेरी 4x इक्वल टू 9। सो x की वैल्यू हो जाएगी 9/4। यही मेरा इसका आंसर है, सही है। ये इस क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा।
सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 9/4। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फॉर हाउ मेनी इंटीजर n विल द इनइक्वालिटी n-5 इंटू n-10 माइनस n-3 n-2 इज क्या है हमारा, इज लेस देन और इक्वल टू 0 बी सेटिस्फाई। मतलब कि n के हमारे ऐसे कितने इंटीजर है जो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। n-5 और क्या है हमारा n-10 इज -3 n-2 इज क्या है हमारा लेस देन 0। सही है, ये हमारी इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले n को निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। जैसे कि हम n की यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो n की n से मल्टीप्लाई n² माइनस के 10n और यहाँ पर 5 की करेंगे -5n प्लस के 50 और यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 3n और प्लस के 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। सो अब क्या बचा है हमारा, यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ से क्या होगा हमारा n क्या होगा n लेस देन n² और हमारा जो n की वैल्यू है n ये क्या है हमारा 15 प्लस -5 कितना होगा 15 माइनस 3 ये प्लस करके 3 हो जाएंगे हमारे माइनस के 18n और प्लस की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर +50 और प्लस यहाँ पर क्या हो गया मेरा 56 इज क्या है हमारा लेस देन 0 है। सही है, इन सबको सोल्व करके ये मेरी क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अभी हम इसको हम काय से मल्टीप्लाई करें, जो हम मतलब मल्टीप्लाई करके तो हमारा 56 आए और प्लस करके क्या है, और प्लस करके क्या है 18 आए। सो अब हम इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई जैसे जो आपको अगर ये चमके नहीं या मिले नहीं तो हम क्या कर लेंगे, जैसे जो हमें प्रोडक्ट दो नंबर प्रोडक्ट दे रखे हो उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या होंगे 56 2 और यहाँ पर क्या होगा 8 28 और 28 को फिर 2 से करेंगे तो 14। सो यहाँ पर देखो हम चेक करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 14 4 जा। सो मुझे 14 4 जा कितने होते हैं 14 को और 4 को मैं प्लस करूंगा तो कितने होंगे 18 और 14 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे 56। सो यहाँ पर क्या होंगे मेरे n² माइनस 14 प्लस 4 माइनस 50 वो सॉरी प्लस 56 इज लेस देन और इक्वल टू 0। सो यहाँ पर क्या होगा n² माइनस के 14n प्लस वो माइनस के 4n प्लस 56 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या, यहाँ से n कॉमन ले लूंगा, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा n-14 और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम प्लस यहाँ से लेंगे माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा n-14 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कि इन दोनों में से n-14 और दूसरी वैल्यू क्या होगी n-4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब मैंने आपको यहाँ पर समझाया था जब मैं इनइक्वालिटी पढ़ा रहा था, आपको क्या पढ़ा रहा था, इनइक्वालिटी जब मैंने आपको पढ़ा रहा था, जब हमारे दोनों लेस देन हो तो हमारे क्या चलते हैं अंदर की वैल्यू का आते हैं, जब ग्रेटर देन हो तो मैं बाहर को जाते हैं। अब इन दोनों की जो मैं नंबर लाइन पे वैल्यू लिखूंगा, नंबर लाइन क्या है मेरी, नंबर लाइन पे एक है रूट मेरा कितना 4 और एक रूट कितना है मेरा 14। सही है, एक रूट मेरा 14 है, मतलब इनके दोनों के जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट है एक 4 है और एक मेरा 14 है। अब क्योंकि देखो लेस देन 0 है, मींस लेस देन, जब मेरा साइन को लेस देन का होता है तो मैं लेस देन के साइन में हम क्या करते हैं अंदर की वैल्यू गिनते हैं, और जब हमारे ग्रेटर देन होता है तो हम कितने इससे बाहर को जाएंगे। तो लेस देन में हम कहा कि अंदर की वैल्यू गिनेंगे, ये इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक की। सो यहाँ पर और क्योंकि मेरा इक्वल टू साइन है तो मैं ये वाली वैल्यू भी काउंट करूंगा। सो यहाँ पर क्या आएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। सो कितनी वैल्यू हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इसमें कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी इनकी, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यू विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, कितनी सेटिस्फाई कर रही है मेरी 11 वैल्यू, 11 इसका आंसर होंगे। सही है, 11 वैल्यू इसकी सेटिस्फाई कर रही है। और यहाँ पे क्योंकि हमारे इक्वल टू साइन है तो हम 4 और 14 को भी काउंट करेंगे। सही है, 11 इसका आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है इफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए x² प्लस 11x प्लस n एंड f2x जो है हमारा इक्वल टू x है, देन द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n फॉर विच वैल्यू ऑफ इक्वेशन f1 इक्वल टू f2 के इक्वल हो और हैज अ 2 डिस्टिंक्ट रूट। मींस जो हमारा f1 x है और f2 x है ये दोनों इक्वल हो जाए और इनसे जो इक्वेशन बने उसमें जो क्या होंगे हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बने उसके।
जैसे कि तो मैं F1 अपॉन F1 x इक्वल टू कर देता हूँ किसके, F2 x के, सही है। सो F1 x क्या है मेरा, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस n इजी इक्वल टू क्या है मेरा, x2 x क्या है मेरा, खाली x है, सही है। यहाँ से x है। अब यहाँ से मैं देखो ये इस x को मैं इधर ले आऊँगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा, x स्क्वायर माइनस के वो सॉरी प्लस के 10x प्लस n इक्वल टू 0, सही है। ये यहाँ से इधर प्लस से इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अब ये मेरी इक्वेशन बन गई, ये मेरी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है। अब ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रिक इक्वेशन के क्या है टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स है। जब मैंने क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ाई थी आपको तो उसमें बताया था रियल डिस्टिंक्ट रूट्स कब बनते हैं मेरे, रियल डिस्टिंक्ट रूट कब बनते हैं, जब हमारे डी जो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन हो हमारा किससे, 0 से। जब टू डिस्टिंक्ट रूट्स कब बनते हैं हमारे, जब डी जो डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा वो ग्रेटर 0 से बड़ा हो। सो डी क्या है हमारा यहाँ पर इस इक्वेशन में, डी को क्या लिखते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये कितने से क्या बड़ा हो हमारा, 0 से बड़ा हो। सो बी क्या है हमारा यहाँ पर, बी क्या है 10 है, 10 की वैल्यू 100, 10 का स्क्वायर माइनस 4, और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास n, तो सी को मैं n ले लेता हूँ इस ग्रेटर देन कितने से, 0 से। सो यहाँ पर क्या जाएगा मेरा, यहाँ पर 100 का स्क्वायर माइनस के क्या होगा मेरा, माइनस के 4n इज ग्रेटर देन 0, सही है। 100 माइनस के 4n इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ये जो है मेरा माइनस का 4n में इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 ग्रेटर देन तो 100 पे ही रहेगा, और ये इधर आके मेरा प्लस के 4n हो जाएगा, सही है। अब इसकी इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर इसे 4 को इधर से इसे डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरा 25n। सो n जो है मेरा, n की लार्ज, n जो है मेरा 24 से छोटा होना चाहिए, n जो है मेरा 25 से छोटा होगा, सही है। n जो है मेरा 25 से छोटा होगा। अब मुझसे क्या पूछिए, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सो लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा, 25 से छोटा लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा मेरा 24। सो 24 इसका आंसर होगा, सही है। 20 डी ऑप्शन इसका 24 इसका आंसर होगा, सही है। देखो बस ये केट के क्वेश्चन सर, इसमें बस ये ट्रिक या आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि कॉन्सेप्ट जैसे टू रियल डिस्टिंक्ट रूट आ गए। अब रियल डिस्टिंक्ट रूट यहाँ पे इक्वेशन बनानी तो सबने बना ली होगी, लेकिन ये याद होना चाहिए कि ये कब होता है, जब मेरा डी ग्रेटर देन 0 हो। तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से देखो कितने आसानी से 3 लाइनों में इसका आंसर आ गया, सही है। और ये हमारे केट 2024 के क्वेश्चन है, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। देखो अभी तक सारे ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन जो कहता है, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्वेश्चन है, जैसे कि इफ द स्क्वायर ऑफ 7th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है वो, द प्रोडक्ट ऑफ 3rd एंड 17th टर्म के, देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू द, फाइंड क्या करना है मुझे, देन फाइंड, सॉरी यहाँ पर फाइंड है, देन फाइंड द कॉमन रेशियो, फाइंड द फर्स्ट टर्म टू द कॉमन रेशियो, सही है। इनका रेशियो फाइंड करना है मुझे, किसका, ए रेशियो डी मुझे निकालना है, सही है, ये मुझे निकालना है। और मुझे गिवन क्या है, देखो 7th टर्म जो है T7 जो है मेरा, इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, इज पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 3rd टर्म और प्रोडक्ट किसके, 3rd टर्म एंड 17th टर्म के, सही है। 17th टर्म के इन दोनों के प्रोडक्ट मेरा इसका स्क्वायर इन दोनों टर्म के इक्वल है, ये मुझे क्वेश्चंस में गिवन है। सो अब इसे कैसे लिखेंगे हम, जैसे कि अब ये 70th टर्म को मैंने जब एपी पढ़ाया था आपको बताया था कि ये कैसे लिखता हूं मैं, जैसे मैंने 7th टर्म में तो ये क्या है मेरा a प्लस 6d, सही है। यह मैंने आपको पूरा समझाया था कि हम जब हम एपी और जीपी पढ़ रहे थे तो हमने पूरा समझाया था कैसे हम लिखते हैं और कैसा आता है हमारा। तो 7th टर्म का मतलब क्या होगा, a प्लस 6d। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a प्लस 6d इज का स्क्वायर इक्वल टू किसके, a प्लस, अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 2d इंटू a प्लस यहाँ पर 17th का मेरा 16th d, सही है।
ये आगे बात समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनका सबका स्क्वायर रूट खोलते हैं, फिर इसका हम एंड में इन्हें क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके जो हमारा बचता है उसे हम बचाएंगे। सो यहाँ पर क्योंकि और कुछ तो हमें दिख नहीं रहा है, अब यहाँ पर क्या देखूंगा मैं, देखो यहाँ पर ए का स्क्वायर खोलता, ए स्क्वायर प्लस 36 डी स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पर ये क्या होगा मेरा ए डी, तो ए डी कितना होगा मेरा यहाँ पर 2, इसका जब स्क्वायर खोलूंगा 2 6 12 ए डी इक्वल टू, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा ए प्लस ये 16 डी ए डी, और यहाँ पर इसकी करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 ए डी प्लस, और जब डी की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32 डी स्क्वायर। सही है, ये सारी वैल्यू हो जाएंगी। अब इसमें से हम जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे यहाँ पर इससे देखेंगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और डी स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर, जैसे मैं डी वाली वैल्यू सारी इधर ले आता हूँ, यहाँ पर क्या 32 है, और यहाँ पर क्या है मेरा 30, ये क्या है मेरा 36 है। सो 36 डी स्क्वायर माइनस 32 डी स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करके क्या रहा है मेरा 18 एडी, 18 एडी माइनस यहाँ, अब ये वाली यहाँ पे इधर वाली प्लस वाली में इधर ले आऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 एडी। सही है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 12, तो यहाँ पर क्या बचा 4 डी स्क्वायर इक्वल टू 6 एडी, 6 एडी, तो एक डी से एक डी से यहाँ पर एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर क्या बचा मेरा, 4 डी इक्वल टू 6 ए। अब मुझे निकालना क्या है ए रेशियो डी, सो मैं क्या करूंगा ए के नीचे यहाँ पर डी ले आऊंगा और यहाँ पर इधर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर ए अपॉन डी। सही है, मुझे निकालना क्या था ए अपॉन डी। सो अब इनमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से कैंसिल होगा 2 और 3। सो इसका रेशियो क्या होगा, ए रेशियो डी का रेशियो क्या आया है मेरा 2/3, ये इसका आंसर होगा 2/3। सही है, ये मेरा आंसर हो गया। सही है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। सही है, ये भी हमारा इजी क्वेश्चन था, बस हमारी ट्रिक लगी हुई है, हमारा आंसर आ गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉयज। मींस एक क्लास है उसमें 60% क्या है हमारे गर्ल्स है, 60% हमारी गर्ल्स है। जैसे हमारी हम सपोज करते हैं हम 100x है टोटल स्टूडेंट है, मतलब टोटल स्टूडेंट जो है हमारी क्लास में 100x है, उनमें से क्या है हमारी 60x मतलब 60%, तो 60% मतलब कितनी होंगी 60x क्या है हमारी गर्ल्स है। सो मैं यहाँ पर क्या है, मैं पहले अपना गर्ल्स लिख लेता हूँ, गर्ल्स, और जो बाकी के वो हमारे बॉयज है। सो गर्ल्स कितनी है हमारी 60x और बॉयज कितने हैं हमारे 40x। सही है, अब इससे आगे को हम पढ़ते हैं। यहाँ तक ये तो लाइन हमने डिकोड कर ली। अब इफ देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। सही है, 30 मोर गर्ल्स है, कितने बॉयज से, बॉयज से कितनी 30 ज्यादा है गर्ल्स, और मेरी कितनी आ रही है, देखो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर कितनी है 60, यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 40 है। सो मेरी कितनी गर्ल्स ज्यादा आ रही है, गर्ल्स से अगर यहाँ पे चेक करेंगे, बॉयज से गर्ल्स में चेक करेंगे मेरी रिलेशन, तो कितनी 20x ज्यादा है ना गर्ल्स, 20x गर्ल्स ज्यादा आ रही है ना, 40 वो 60 में से मैं 40 माइनस करूंगा तो 20 आ जाएगा, 20x आ जाएगा। सो 20x, और क्वेश्चन में कितनी गिवन है मुझे 30। सो क्वेश्चन में 30 गिवन है, मेरी कितनी आ रही है 20x। सो यहाँ से मैं 0 से 0, सो x की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 3/2। सो 3/2 को क्या और क्या लिख सकते हैं मैं 1.5। सो मेरी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1.5। सो मैं यहाँ पर अब x की जगह पर क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 से, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा मेरा 150, और इसकी जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा मेरा 90, और यहाँ पर जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 60। अब मेरी पूरी क्लास में कितने 150 स्टूडेंट है, उनमें से 90 गर्ल्स है और 60 बॉयज है। सही है, ये मेरा निकल गया 30 गर्ल्स देखो ज्यादा है बॉयज से। सही है, यहाँ तक मैंने अपना पूरा क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। अब आगे का क्या है हमारा, if 68% of the students including जो 68% है हमारे 68% of the students including 30 boys pass an examination, मतलब कि 68% हमारे किसी पूरे स्कूल मतलब ये इसमें से 68% हमारे पास हुए हैं, जिसमें से 30 तो बॉयज है और बाकी की गर्ल्स है। सो अब इसमें कैसे निकालेंगे मैं, देखो तो पहले मैं पास निकालता हूँ। पास कितने हैं टोटल 68% ऑफ 150,
सही है 68, ये कितने हमारे टोटल यही पास है ना। अब तो 68%, 68 अपॉन 100 इंटू 150, इसे कैसे लिखते हैं हम, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, सही है। 50 से जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई से, यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 और 4, जब इनकी इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 4 जा 12 का 2 गैरी 1 और 3 जा 9, सो यहाँ पर कितना आ गया 110 102। सो 100 हमारे 150 स्टूडेंट में से 102 स्टूडेंट पास हुए हैं, सही है। 102 स्टूडेंट पास हुए हैं, ये टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए 102। अब 102 में से कितने बच्चे हमारे वो कितने थे, इसमें से 30 जो है बॉयज है, सही है। तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कैसे निकालेंगे हम, 30 पहले बॉयज है इसमें से, जो बाकी की वो गर्ल्स है। सो 30 पहले मैं गर्ल्स, टोटल गर्ल्स, जो गर्ल्स पास निकालने के लिए गर्ल्स जो पास हुई हैं उसके लिए कितनी, टोटल कितने पास हुए हैं 102 और उसमें से 30 बॉयज थे। सो 30 माइनस कर दूंगा मैं बॉयज, अब कितने बचेंगे मेरे 72। सो मीन्स 72 गर्ल्स पास हुई है मेरी, सही है। तो फेल कितनी हुई है, फेल कितनी हो गई है मेरी 18 गर्ल मेरी फेल हुई है 18, क्योंकि टोटल गर्ल्स कितनी है 90 है और फेल कितनी हो गई है मेरी 18, तो पास कितनी हुई है 72, तो फेल कितनी हुई है मेरी 18 गर्ल्स। अब मुझसे पूछा है, क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डू नॉट पास, जो पास नहीं हुई है फेल हुई है उनकी कितनी परसेंटेज है गर्ल्स की। सो पहले गर्ल्स कितनी है, जो गर्ल्स कितनी है 90 और उनमें से कितनी 18 फेल हुई है। सो यहाँ पर 90 18 अपॉन 90 इंटू 100। सो यहाँ पर इसे कहाँ से डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पर इसे 9 से करेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 100, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर इसे उससे 2, यहाँ पर इसे हम 10 से 9 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 2, सही है, और 10 से 10 से 10, तो ये क्या जाएगा मेरा 20%, सही है। तो गर्ल्स कितनी गर्ल्स फेल हुई है, परसेंटेज टोटल गर्ल्स हु डू नॉट पास, कितनी गर्ल्स पास नहीं हुई है इस एग्जाम में, तो वो कितनी है 20% मेरी गर्ल्स फेल हुई है, 20% मेरी गर्ल्स फेल हुई है, मतलब 20% ऐसी गर्ल्स है जो हमारे एग्जाम में पास नहीं हुई है, सही है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है ऑन सेलिंग ए पेन, ये हमारा से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एस ऑन सेलिंग ए पेन एट 5% लॉस एंड ए बुक एट 15% गेन, तो करीम को कितने का फायदा होता है 7 रुपीज का। इफ ही सेल द पेन एट 5 रुपीज गेन में एंड ए बुक एट 10 रुपीज गेन में, मतलब प्रॉफिट में, ही गेन कितने 13 रुपीज का। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक का मुझे कॉस्ट प्राइस पूछा है। सो मैं सपोज क्या करता हूँ, पेन जो है मेरा x रुपीज का है और जो मेरी बुक है, बुक क्या है मेरी y रुपीज की है, सही है। ये मैंने सपोज कर लिया इनका CP, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन और कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, सही है। अब देखो यहाँ पर जब सेल करी है मैंने कितनी 5% लॉस पे और गेन करा है मुझे कितना 15% गेन करा है, और यहाँ पर देखो मुझे एग्जैक्ट गेन गिवन है। सो मैं इसका जो है डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ। डायरेक्ट कैसे, देखो अगर मुझे लॉस हुआ है तो लॉस के लिए मैं क्या लगा देता हूँ यहाँ पर माइनस, जैसे मैंने आपको बताया था -5% ऑफ पेन पे हुआ है ना लॉस, तो 5% ऑफ एक्स पे बेची है मैंने, और प्लस और यहाँ पर क्या है 15, बुक को का मैंने क्या है प्लस गेन पे बेचा है, तो गेन का आगे मैं प्लस लगा दूंगा कितने पे 15% ऑफ वाई पर, सही है। बुक मैंने प्रॉफिट पे बेची है 15% पे। सो मुझे फायदा कितने का हुआ है, देखो यहाँ पर जो मैंने खाली प्रॉफिट लिखा है, मैंने कॉस्ट प्राइस दोनों से रिमूव कर दिया है, यहाँ पर भी रिमूव कर दिया, यहाँ पर भी रिमूव कर दिया, दोनों के कॉस्ट प्राइस आपस में कैंसिल आउट हो गए। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट आए हैं, दोनों के प्रॉफिट जो बचे हैं उन दोनों का प्रॉफिट मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई है, सही है। अब हमारा केस 2 कह रहा है, केस 2 क्या कहता है, इफ ही सेल ए पेन एट 5% गेन, सो 5% गेन मतलब 5% प्लस का, सही है, 5% ऑफ एक्स। अब इसने पेन भी हमारा 5% प्रॉफिट पे बेचा, और बुक जो है हमारी बुक 10% प्रॉफिट पे बेची, बुक कितने पर 10% प्रॉफिट पर बेची, 10% ऑफ वाई इज एक वो, तो इसने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कितना हुआ इसे 13 रुपीज का, इक्वल टू कितने का हुआ 13 रुपीज का इसे प्रॉफिट हुआ। सो अब यहाँ पर ये देखो दोनों इक्वेशन आ गई है मेरी। अब यहाँ पर देखो ये दोनों की दोनों इक्वेशन, यहाँ पर एक्स ये प्लस का है ये माइनस का है, सो मैं इसे क्या कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं देखो किसी को भी
इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो x रिमूव हो जाए या y रिमूव हो जाए हमारा। सो अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर वैल्यू काय की चाहिए, मुझे y की चाहिए। सो मुझे तो x रिमूव भी करना था। सो यहाँ पर क्या होगा, देखो इन दोनों को प्लस करूंगा मैं, इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है, ये प्लस का ये माइनस का, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25% ऑफ y। सही है, और इन दोनों को प्लस करेंगे इक्वल टू कितना हो गया मेरा 20। सही है, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकाल देंगे हम 25/100 इंटू वाई इक्वल टू 20। सही है, और यहाँ से इसे हम कैंसिल आउट करेंगे 4, और 4 की मल्टीप्लाई जब 20 से करेंगे तो y इक्वल टू कितना रहेगा 80। सही है, ये हमारा इसका 80 इसका आंसर हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सही है, 80 इसका आंसर हो गया। सो देखो हमारे 2 लाइनों में इसका आंसर आ गया। ये हमारे केट के पीवाईक्यू है, केट में आए हुए क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि केट में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, तो केट में ये अभी तक मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए, सबको आपकी 2-2, 3-3 लाइन में ही इनका आंसर आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कॉर्नर आर कट ऑफ फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टी टू प्रोड्यूस ए रेगुलर हेक्सागन। मींस एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे हम एक उसकी जिसकी तीनों साइड है इक्वल हो। सो एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया है। अब इसके जो है हमने क्या करा है, इसके कट कर दिया है, इसका कॉर्नर कट करे हैं। जैसे यहाँ से इसका कॉर्नर कट कर दिया, यहाँ से ये कॉर्नर कट कर दिया, और यहाँ से ये कॉर्नर कट कर दिया। अब ये जो बीच का बना है, बीच का क्या बना है, ये बीच का हमारा एक रेगुलर हेक्सागन बन गया है। सही है, जैसे बीच की ये वाली वैल्यू सारी हमारी एक ही हमारा रेगुलर हेक्सागन बन गया है। ये अभी गलत बनी है जैसे मेरी, तो ये क्या हुआ है मेरा रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसके सारी की सारी साइड है इक्वल हो। सही है, रेगुलर हेक्सागन कौन से होते हैं, जिनकी हमारी सारी साइड है इक्वल होती हैं। तो ये भी ए है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर आपने कोई हेक्सागन एंगल निकाला है जैसे, तो उसकी ये वाली साइड भी इक्वल होगी, ये साइड भी इक्वल होगी, और मीन्स ये वाली साइड भी इक्वल होगी, ये भी। तो ये क्या है, ये कब निकलता है हमारा, जब हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में से भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीन्स यहाँ इसकी भी साइड ए होगी और ये भी ए होगी। सही है, और ये भी ए होगी, ये तो ए होगी क्योंकि यहाँ से ए है, और ये भी मेरा इक्वल टू ए होगी। सो यहाँ पर भी ए, तो ये जितनी भी हमारी साइड है ये सारी हमारी ए के इक्वल होंगी। सो एक जो पूरा ट्रायंगल था, उस एक ट्रायंगल की साइड कितनी है मेरी, ट्रायंगल की साइड कितनी है, ट्रायंगल की साइड जो है मेरी, ट्रायंगल साइड कितनी है, 3a। सही है, मैंने 3a ले लिया, और हेक्सागन की साइड क्या है मेरी, हेक्सागन की साइड मेरी a है, हेक्सागन साइड a है। सही है, ये अगर मुझे देखो सारे के सारे, अगर इसमें से एक रेगुलर ट्रायंगल निकालना है, रेगुलर हेक्सागन निकालना है, तो मुझे ये सारे के सारे, मुझे सारी ये वाली भी साइड इक्वल चाहिए, और ये साइड भी, जो काटे हैं मैंने, मतलब जो काटे हैं मैंने, इनमें से कॉर्नर इनके कट करे हैं, वो मेरे सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी साइड इक्वल चाहिए और ये भी, तो मेरा ये इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगी, और ये भी इक्वल होगी। सही है, सो यहाँ से मेरा ट्रायंगल की साइड क्या हो गई, ये हो गई, और हेक्सागन की साइड ये हो गई। अब आपको पता होगा कि जब हमारी साइड पता हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है मेरा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सही है, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अब तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, √3/4 इंटू साइड क्या है मेरी, 3a, तो 3a का स्क्वायर कितना होगा, 9 है, 9a स्क्वायर। सही है, अब यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर हेक्सागन का एरिया निकालते हैं। अब रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, √3/4 इंटू यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर इक्विलेटर, क्योंकि ये भी देखो सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें 6 एक हमारे यहाँ पर इसमें क्या बनते हैं, जब हमारा रेगुलर हेक्सागन होता, रेगुलर हेक्सागन में क्या बनते हैं हमारे 6 जो होते हैं, 6 हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। सही है, तो इसमें क्या बनते हैं हमारे, इसमें भी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, तो इसका हम क्या लगा देते हैं, 6 इंटू √3/4 इंटू a स्क्वायर। ए क्या मतलब साइड स्क्वायर।
सही है, ये हमारा रेगुलर है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला है। सो यहाँ पर क्या आएगा मेरा 6 इंटू √3/4 इंटू साइड क्या है इसकी a, तो यहाँ पर a स्क्वायर है तो हमारा a स्क्वायर, सही है, यहाँ पर a स्क्वायर। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है द एरिया ऑफ हेक्सागन टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो मैं यहाँ पर इन दोनों का रेशियो निकाल देता, एरिया ऑफ हेक्सागन टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सही है। बस इनमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था हमारा। सो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या आया मेरा 6 इंटू √3/4 इंटू a स्क्वायर अपॉन, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है मेरा √3/4 इंटू 9a स्क्वायर। अब क्या क्या जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर देंगे, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, √3/4 दोनों में कैंसिल आउट हो रहा है, सही है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर क्या बच रहा है मेरा 2 और ये क्या बच रहा है मेरा 3। सो यहाँ पर इसका एरिया ऑफ हेक्सागन क्या बचा है मेरा, दोनों का रेशियो क्या बचा है 2:3 बचा है, ये मेरा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या होगा 2:3। सो ये कौन सा ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया, सही है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आएगा हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एट देयर यूजुअल एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर, अगर ए और बी और ए एंड बी अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो वो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे 12 डेज में। इफ ए हेड वर्क हाफ एज ही यूजुअली डज, मतलब वो हाफ एफिशिएंसी से काम करे जितना वो करता है, एंड डी और बी जो है बी हेड वर्क थ्राइस एज एफिशिएंट एज ही यूजुअली डज, मतलब और बी जो है 3 गुना काम ज्यादा करे जितना वो करता है, देन द टास्क वुड हैव कंप्लीटेड इन 9 डेज। हाउ मेनी वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ शी वर्क अलोन एट हर यूजुअल एफिशिएंसी। सो पहले हमारा देखो टाइम, हम क्या कहते हैं वर्क जो है हमारा, वर्क जो है दोनों में कांस्टेंट है, मतलब वर्क यहाँ पर जो हो रहा है और वर्क इस केस में जो हो रहा है, दोनों केस में वर्क तो सेम है ना, सही है। मींस देखो पहले वाली एफिशिएंसी मतलब ए की एफिशिएंसी मैंने ए मान ली, और मतलब यूजुअल एफिशिएंसी ए है और बी की यूजुअल एफिशिएंसी बी है। सो ए और बी दोनों का जो एफिशिएंसी है और इनको कितने दिनों में काम कंप्लीट करा है इन्होंने, तो टाइम से। तो ये क्या हो गया है, क्या हो गया है ये मेरा एफिशिएंसी इनटू टाइम कर देंगे तो हम वर्क डन आ गया ये मेरा, ये यहाँ पर मेरा टोटल वर्क डन हो गया। अब ये मेरा केस 1 में है। अब यहाँ पर जो दूसरा केस है, दूसरा केस में क्या है, इफ ए हेड हाफ हिज यूजुअली डज, मतलब वो जितना करता था जो उसकी एफिशिएंसी थी, जैसे दो चेयर बनाता था तो अब वो कितनी चेयर बना रहा है, खाली 1 बना रहा है, मतलब आधी हो गई है उसकी। सो यहाँ पर a/2 हो गया, सही है, a/2 इसकी एफिशिएंसी आधी हो गई है, एंड b हैड थ्राइस एज एफिशिएंट एज ही। सो वो b का क्या है, b जो है 3 गुना ज्यादा हो गया है, थ्राइस हुआ है तो 3b, सही है। ये दोनों की एफिशिएंसी लिख दिया है मैंने, और ये दोनों मिलकर ये एफिशिएंसी, जैसे अगर आपको ये कंफ्यूजन हो तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी यहाँ पर जब आपने वो पढ़ा होगा, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है ना, सही है। ये मैंने एफिशिएंसी और वर्क इक्वल टू क्या होता है फिर मेरा, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। सो ये मेरी एफिशिएंसी और ये मेरा टाइम, यहाँ पर जो एफिशिएंसी है मेरी पूरी एफिशिएंसी और यहाँ पर मेरा इनटू मेरा टाइम, टाइम कितना लग रहा है 9 डेज। सो और यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वही काम यहाँ पर हो रहा है, तो काम तो दोनों में कांस्टेंट है तो दोनों काम इक्वल है, सही है। अब तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको चैप्टर पढ़ाया नहीं है इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब इनकी देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ए और बी की हम रेशियो निकाल लेंगे। जैसे ए और बी हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा मेरा 12a प्लस 12b, सही है, 12a प्लस 12b इक्वल टू, अब मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ। सो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आएगा हमारा 9/2a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 27b, 9 3 जा 27b। अब मैं यहाँ पर a वाली इधर ले आता हूँ वैल्यू और b वाली इधर ले आता हूँ। जैसे तो 12 में से हम 9/2 को माइनस कर देंगे और इक्वल टू यहाँ पर क्या है मेरा 27b माइनस 12b, यहाँ पर ये प्लस में से इधर जाकर माइनस का हो गया। सो अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी मेरी, अभी से हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 24 में से हम 9 को 9 माइनस करेंगे, क्या आएगा मेरा 24 में, जैसे यहाँ पर 24a माइनस 9a अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया ये मेरा 15b, सही है,
सही है। 27 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा 15b आ जाएगा। अब इसमें से यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 12 में से जब मैं 12 को माइनस 24 में से मैं जब 9 को माइनस करेंगे तो हम क्या बचेगा हमारा 15a अपॉन 2 इक्वल टू 15b। सही है। तो 15 से 15 कैंसिल, सो a क्या आया है मेरा a अपॉन b। सो a की एफिशिएंसी a अपॉन b क्या आई है, a की एफिशिएंसी 2/1। सही है। मीन्स ए जो है एक दिन में, अब मेरा रेशियो आया है ये, तो मैं ये सपोज कर लूंगा यहाँ पर कि ए जो है एक दिन में कितनी 2 चेयर बनाता है और बी जो है एक दिन में 1 चेयर बनाता है। सो मैं टोटल वर्क डन निकाल दूंगा यहाँ से, इसकी एफिशिएंसी को मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा। सही है। मैं सपोज कर लूंगा यही वैल्यू कि ए जो है मेरा एक दिन में 2 चेयर बना रहा है और बी जो है मेरा एक दिन में 1 चेयर बना रहा है। सही है। सो मेरा टोटल वर्क कैसा आएगा, टोटल वर्क इक्वल टू क्या होगा 2 + 1 3 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे हम तो क्या आएगा मेरा 3 × 12 क्या आएगा मेरा 36। तो टोटल वर्क कितना है मेरा 36 है। और बी अब मुझसे पूछा है हाउ मेनी वुड ए टेक टू फिनिश द वर्क if she work alone at her usual efficiency। so अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही हो कि मैंने रेशियो को यहाँ पर डायरेक्ट प्लस कैसे करा है, सो आप यहाँ पर x रख के भी कर लें। जैसे x रख लेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा मेरा 3x × 12। सही है। और यहाँ पर 36x। सही है। अगर ये यहाँ पर आपको अगर ये लग रहा हो वैसे आप ये रख के भी कर लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन आ रही हो कि दो वैल्यू को मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता आपको कैसे इसने रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू में पुट कर लिया, तो आप x सपोज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, हाउ मेनी वुड ए टेक टू फिनिश द वर्क। सो मेरे पास क्या है, टोटल वर्क कितना है मेरे पास 36x। और मेरा एक दिन में कितना काम करता है ए एक दिन में अपनी यूजुअल एफिशिएंसी इसकी क्या है ए, तो यूजुअल एफिशिएंसी क्या है 2x है इसकी। सो टाइम कितना लगेगा मेरा, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन यूजुअल एफिशिएंसी। सो टाइम टोटल वर्क कितना 36x अपॉन यूजुअल एफिशिएंसी कितनी इसकी 2x। सो x से x कैंसिल और 2 से 16 तो 18 इसका 18 डेज। तो टाइम इधर अगर अपनी सिंगल एफिशिएंसी से काम करे ये कौन डी ए, तो वो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा मेरा 18 डेज में। 18 बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। सही है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमाला बीना एंड गौरी इन्वेस्ट मनी इन द रेशियो, मतलब इन्होंने जो इनके पास पैसे मनी थी उन्होंने किस रेशियो में इन्वेस्ट करी है 3:4:5 में इन एफडी में। किसमें फिक्स्ड डिपॉजिट मींस एफडी में इन्होंने अपना अमाउंट जमा करा है हैविंग रेस्पेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। और रेट क्या है इनका, इंटरेस्ट रेट क्या है सी इनका सबका ही 6%, 5% एंड 4%। और व्हाट इज देयर टोटल इंटरेस्ट इनकम आफ्टर ए ईयर इफ बिना इंटरेस्ट इनकम इज एक्सीड बाई 250 रुपीज। सो अब देखो यहाँ पर कहीं पे भी जब इंटरेस्ट की कौन से इंटरेस्ट की बात चल रही है ये नहीं पता हो तो मैंने आपको बताया था कहीं पे भी अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं गिवन हो तो हम सपोज करेंगे कौन सा हमारा किसकी बात चल रही है, सिंपल इंटरेस्ट की। क्योंकि देखो यहाँ पर इसमें कहीं पर भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम अगर नहीं आया है तो हम कहाँ पे सपोज करेंगे कि ये क्वेश्चन का आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है। सो सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम अपना अमाउंट देखते हैं। मींस इन्होंने अमला, पहले हम किस परसेंट की बात चली है, अमला का ए, बीना और गौरी। सही है। इन्होंने जो है अमाउंट लिया है, इनका अमाउंट क्या है, मैं यहाँ पर 3x 3 4 और 5 रुपीज। मीन्स अगर आप यहाँ पर इनका वो रेशियो ये इसका वो क्या कर लें 3x 5x और 3x 4x और 5x, ये क्या है इनका प्रिंसिपल अमाउंट है। सही है। प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इसके बाद क्या कहा है इन्होंने, रेस्पेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। इन्होंने क्या कहा है रेट, तो इन्होंने रेट हमें रेट भी गिवन है और रेट क्या है मेरे पास, रेट क्या है इसका क्या है 6y, क्या यहाँ पे रेशियो, क्योंकि रेशियो अलग है तो हम इसका जो होगा हमारा वेरिएबल होगा वो अलग लेंगे। यहाँ पर 5y और यहाँ पर क्या होगा मेरा 4y। सही है। इनका हमने वेरिएबल ले लिया। और एंड व्हाट इज देयर द टोटल इंटरेस्ट रेट, तो टोटल इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी आफ्टर ए ईयर। मींस ईयर कितना है, मतलब टाइम गिवन है मुझे, टाइम भी गिवन है मुझे कितना, तीनों के साथ एक 1 ईयर। सही है। 1 ईयर। अब तो मुझसे क्या पूछा है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसे सीआई में कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, हमें जैसे बताया भी था मैंने आपको जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे हम PRT/100
सही है, PRT। अब देखो यहाँ पर अगर PRT मैं अम्ला का अगर इंटरेस्ट निकालूंगा तो P भी पता है मुझे, R भी पता है, T भी पता है। सो मेरा क्या है, SI निकाल दूंगा मैं इन तीनों का अलग अलग। क्या होंगे मेरे SI, क्या क्या हो सकते हैं मेरे, देखो अम्ला का इंटरेस्ट क्या होगा, सही है, PR, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों की 18, क्या होगा मेरा 18XY, सही है, और यहाँ पर अपॉन 100, सही है, पिला एक और रेशियो यहाँ पर क्या आएगा 20XY अपॉन 100, और यहाँ का रेशियो कितना होगा मेरा, यहाँ पर भी 20XY अपॉन 100। ये क्या करा है मैंने, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी है, यहाँ पर इनके सिंपल इंटरेस्ट मतलब इनका इंटरेस्ट निकाल दिया, कितना कितना इन्हें इंटरेस्ट मिला है। यही पूछा था ना मुझसे, टोटल इंटरेस्ट इनकम। अब इन्होंने कहा है एक साल बाद बीना ने जो इंटरेस्ट इनकम है उसकी, बीना की जो इनकम है, जैसे यहाँ से मैं 100 अगर तीनों में से रिमूव भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं आने की, क्योंकि मेरा रेशियो की बात चल रही है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, अब ये तीनों रिमूव हो गई है। अब इन्होंने क्या कहा है, इफ बीना की जो इनकम है, बीना इंटरेस्ट रेट है वो एक्सीड करिए अमला से, मींस यहां पर मेरा कितना एक्सीड करिए इसे 2 अमाउंट, और इस क्वेश्चन के मुताबिक कितना है मेरा 250 रुपीज। सो हम बीना, सो कौन है, सॉरी बीना, बीना कितनी है मेरी, बीना 20x में से 20XY एक्सीड करिए, बढ़ गई है कितनी अमला से 18XY। सो ये कितनी बढ़ी है 250 रुपीज, सही है, यही बढ़ी है ना। अब यहां से मैं इसे वो करता हूं तो 2XY इक्वल टू 250, तो XY की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी 125 किसकी वैल्यू आ गई है मेरी, XY की वैल्यू आ गई है। सो मुझसे क्या पूछा है, व्हाट इज देयर टोटल इंटरेस्ट आफ्टर द इनकम। सो इनका टोटल इंटरेस्ट रेट निकालना है मुझे, XY की वैल्यू मुझे पता है। सो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, देखो टोटल इंटरेस्ट इन तीनों का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट तो तीनों का, इन तीनों का सम कर दूंगा मैं, यहाँ पर सम करूंगा कितना आएगा 20 प्लस 20 40 प्लस 18 कितना होंगे मेरे 58 इंटू XY, अरे XY की वैल्यू क्या आई है मेरी 58 इंटू क्या आई है मेरी XY की 125। सो इनके हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे मैं मल्टीप्लाई करके आपको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आएगा मेरा, देखिए एक सेकंड रुकिए, मैं 58 इंटू 125 इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आएगा 7250 रुपीज इसका आंसर होगा। सो ये कौन सा ऑप्शन, मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ये इन्होंने टोटल इंटरेस्ट, तीनों ने टोटल इंटरेस्ट इतना कमाया, सही है। हमें बस खाली देखो रेशियो में क्वेश्चन गिनते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर इनके वेरिएबल रखे और वेरिएबल से यहाँ पर इसकी दोनों की XY की वैल्यू आ गई, इन तीनों का सम करके हमसे पूछा क्या था टोटल इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट निकाल दिया, टोटल इंटरेस्ट की XY की वैल्यू हमने निकाल ली थी, क्योंकि हमें यहाँ पर अमला की वैल्यू की थी, वहां से हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दिया, एग्जैक्ट रेशियो हमारा आंसर आ गया। सो क्वेश्चन ये कहता है हमारा 3 men and 8 machine, ये भी हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 3 men and 8 machine कैन फिनिश अ जॉब इन हाफ द टाइम टेकन बाय 3 machine and 8 men टू फिनिश द सेम जॉब। मीन्स ये जो हमारी 3 men है, 3 men प्लस 8 मशीन, ये जो टाइम टेकिंग कर रही है, एक काम को कंप्लीट करने में कितना आधा टाइम ले रही है, किससे, जितना टाइम ये हमारा 3 men प्लस 3 मशीन प्लस 8 men ले रहे हैं। ये कितना टाइम ले रहा है, अगर ये T टाइम ले रहे हैं तो ये कितना आधा टाइम ले रही है इसी काम को, सेम काम को कंप्लीट करने में, सही है। यहाँ पर मैंने इनकी एफिशिएंसी लिख दी, एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है हमारा, वर्क डन होता है। यहाँ पर एफिशिएंसी इनटू टाइम हमारा वर्क डन होता है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, अब हम इसके बाद यहाँ पर देखो T से तो T हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर इसकी हम यहाँ पर 2 को इन्हें खोल लेंगे, कैसे खोलेंगे हम, 3 यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 3 men प्लस 8 मशीन इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 इसकी, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी डिवाइड में, तो आगे हम इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 6 मशीन प्लस 16 men, सही है, 6 मशीन प्लस 16 men। अब मैं मशीन यहाँ पर ले आऊंगा और मैन इधर ले जाता हूँ, जैसे तो मैं 8 मशीन में से 6 मशीन माइनस होंगी तो कितनी मशीन बचेंगी, 2 मशीन इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है मेरा 16 men में से अगर मैं 3 men माइनस कर दूंगा तो कितने बचेंगे मेरे, 16 में से 13 men,
सही है। अब तो यहाँ पर हमें पता चला कि एक मेन जो है, एक मशीन और मेन का जो रेशियो है वो क्या है, 13:2 है। मीन्स कि मशीन जो है एक दिन में, मतलब अगर एक दिन का ही लगाएंगे हम तो एक दिन में मशीन कितना 13 यूनिट का, मतलब अगर चेयर के हिसाब से ले ले हम तो एक मशीन 13 चेयर बना रही है और एक आदमी खाली एक दिन में 2 चेयर बना रहा है, और एक मशीन हमारी कितनी 13 चेयर बना रही है। अब मेन की और मशीन की हमारा रेशियो आ गया है, मतलब इनकी एफिशिएंसी आ गई है। अब हमसे सेकंड केस में क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड केस में क्या कह रहा है, देखो यहाँ से हमारा सेकंड केस स्टार्ट होता है। इफ 2 machines can finish the job in 13 days, अगर 2 मशीन जो है वो कितने डेज में काम कंप्लीट कर देती है अपना, 13 डेज में। सो देन हाउ मेनी मेन कैन फिनिश द जॉब, मतलब वही जॉब को 13 डेज में कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी उसी जॉब को काम कंप्लीट करने में। सो अगर देखो यहाँ पर मैं टोटल वर्क डन मुझे पता है, टोटल वर्क डन अब क्या पूछा उन्होंने, 2 मशीन, ये तो मेन हो गया मेरे, मतलब वो हो गया मेरा टाइम हो गया, एफिशिएंसी हो गई इनटू डेज, डेज कितना है 13 डेज में कंप्लीट कर रही है ये, और एक मशीन की कितनी एफिशिएंसी है 13। तो यहाँ पर इसका ये क्या आ गया मेरा, टोटल वर्क डन आ गया है। सही है, ये क्या आ गया है मेरा, टोटल वर्क डन आ गया है। सही है। अब इसी ये जो पूरा मेरा काम है, इस पूरे काम को जो मेरा मेन है, कितने मेन की जरूरत पड़ेगी जो ये काम मेरा 13 डेज में कंप्लीट हो जाए। अब ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्योंकि टोटल वर्क तो ये है मेरा, अब यहाँ पर देखो जैसे मुझे पता है तो मेन इनटू टाइम, सही है, टाइम वैसे मुझे गिवन है, अब मुझे निकालना क्या है, ये इसके इक्वल हो जाए, इसके इक्वल कितना 13 × 13 × 2, सही है, इसके इक्वल हो जाए। सो एक मेन की एफिशिएंसी पता है, एक मेन कितना काम करता है, एक दिन में 2 चेयर बनाता है। सो मुझे एक मेन एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो 2 इसकी एफिशिएंसी 2 है, और 2 मेन इनटू और कितने, मतलब एक्स मुझे चाहिए, और इनटू क्या है मेरा टाइम कितना 13 डेज है मेरा, इक्वल टू यहाँ पर क्या है 13 × 13 × 2। सो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल और 13 से 13 कैंसिल। सो मुझे मेन की एफिशिएंसी, मतलब टोटल मेन कितने चाहिए मुझे, टोटल मेन की कितने की जरूरत पड़ेगी मेरे, 13 मेन की मुझे जरूरत पड़ेगी इस काम को 13 डेज में कंप्लीट करने के लिए। सही है। ये जो पूरा काम है, जो ये हमारा मशीन से इसी काम को कितने 13 डेज में कर रही है, खाली 2 मशीन कर रही है इसी काम को 15 मतलब 12 मेन की, वो 13 मेन की जरूरत पड़ेगी कितने 13 डेज में करने के लिए। सो 13 मेरा, वो 13 कौन सा आंसर है मेरा, ए मेरा इसका आंसर हो गया। सही है। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।